अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा देखिए, हम जिस बात पे आगे बढ़ते हैं इसको लेके, ताकि हम अपनी इस टॉपिक को ख़त्म करें। अच्छा, हमने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि अब हमारी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है कि इसके जो टोकेन होंगे वो वही हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे कि ए बी डबल ए बी। अब ये तो वो लैंग्वेज है जो रेगुलर एक्सप्रेशन से प्रेजेंट ही नहीं की जा सकती। यानी अगर आप कहें कि भाई किस तरह से होगा, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन से प्रेजेंट नहीं किया जा सकेगा इसको। तो इसके लिए अगर हम CFG बनाते हैं तो किस तरह बनाएंगे? नॉर्मली इसको उस तरह भी लिखा जाता है कि हमारी लैंग्वेज जो है वो W पे कंसिस्ट करती है। ये लिखने का अंदाज है, यानी अभी हमने कोई CFG नहीं लिखा और W पे कंसिस्ट करती है, सच दैट W जो है वो बिलोंग करता है वो A+B* पे, यानी नॉर्मली तमाम ऑल पॉसिबल। लेकिन ऐसा है कि इसके अंदर जो W होगा वो, ये मेरे को रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा, मैं एक जनरल प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि वो AN BN होगा, यानी A पहले होंगे और B पहले, और N का मतलब है दोनों की तादाद बता रहा है, पावर नहीं है कि कितने होंगे, और N जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से शुरू होगा। दीज आर द स्टेप्स। हमें इस लैंग्वेज को बेसिकली डिफाइन करना है कि किस तरह CFG बनाएंगे। तो मेरे पास बनी हुई नहीं है, मैं देख लेता हूँ। CFG इसकी बनाएंगे तो आपको पता है कि A पहले B बाद में, और उसके बाद जितनी चाहे रिपीटिशन, और नल इसमें अलाउ नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि इसकी एक आसान CFG ये हो सकती है कि ASB लिखूं मैं, ठीक है। अब ये S रिकर्सिव है, दोबारा अपने आप को कॉल करेगा तो AA+B बन जाएगा, 3 दफा कॉल करेगा तो ट्रिपल B बन जाएगा। और S जो है वो नल नहीं कर सकते क्योंकि नल हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो वी विल डू AB ओवर हेयर। These 2 lines are enough for our this language। ये 2 लाइन अगर हम लिखें तो ये हमारी इस लैंग्वेज के लिए काफ़ी है, क्योंकि अगर आपने, अच्छा अब मैं इसकी कोई डेरिवेशन भी समझाऊँ आपको, एक दो अभी तक डेरिवेशन भी प्रॉपर्ली नहीं कराई, तो मैं एक डेरिवेशन भी और करा देता हूँ कि दिस इज योर फर्स्ट। अच्छा, कभी ये गुमान ना कर बैठना, अभी कुछ हम छोटी छोटी लैंग्वेजेस डिस्कस कर रहे हैं ना, कि हमारे पास प्रोडक्शंस जो है वो सिर्फ स्टार्ट सिंबल की होती हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि कई डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स यानी नॉन टर्मिनल भी शामिल होते हैं जब किसी कॉम्प्लेक्स किस्म की लैंग्वेज की बात करते हैं। तो वो मैं अभी एक सवाल भी आपको सॉल्व करवाऊंगा इसके साथ साथ ही। पहले ये करा दूं कि हमारे पास एक टोकन है AA और BB, और हम इसको वैलिडेट करना चाहते हैं, AA और BB को हम वैलिडेट करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो पाथ है वो इन दो प्रोडक्शंस का है, यानी हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये दो प्रोडक्शंस हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल इसको कहते हैं बूट पाथ। अगर ये टोकन इस लैंग्वेज का होगा तो ये जनरेट कर देगा, नहीं होगा तो जनरेट करने स्टक हो जाएगा। मैं स्टक वाला भी समझा दूंगा अभी आपको। मिसाल के तौर पे आप ये जनरेट करना चाहते हैं, आप सबसे पहले, क्योंकि दोनों ही स्टार्ट सिंबल हैं तो यू हैव टू राइट आइदर दिस आइदर वो दिस। तो क्योंकि हमें रिकर्सिव आगे बढ़ना है तो हम यहाँ कह देते हैं कि हमारे पास जो है वो, देखिए एक बात का फर्क वाजे है, अब आप इतने सीनियर स्टूडेंट्स हैं, मतलब अजीब से लगता है देखने में, जब आप प्रोडक्शन बनाएं तो सिंगल लाइन, और जब आप डेरिवेशन करें तो डबल लाइन। यहाँ पे प्रोडक्शन नंबर 1 और आपने कहा ASB आपने यहाँ लिख दिया, और उसके बाद आप कहते हैं कि अब हम दोबारा से अपने नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करेंगे बिकॉज वी नीड फर्दर A and B। तो ये वाला जो S है अब रिप्लेस हो जाएगा स्टेटली इससे, तो ये प्रोडक्शन नंबर 2 है। तो ये आ जाएगा A, इस S की जगह पे आ जाएगा AB, और एक B ऑलरेडी मौजूद है तो ये आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द एंडिंग ऑफ योर टोकन, यानी आपका टोकन इसकी प्रोडक्शन को इस्तेमाल करके जनरेट हो गया। अब आप चाहे जितनी भी इसकी रिप्लेसमेंट करें जनरेट कर देगा। तो दीज 2 लाइन आर इनफ फॉर योर प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन लेंदी भी हो सकती है। तो इस बेसिस पे उन्होंने यहाँ पे आपको एक सवाल सॉल्व करवाया है, ये तो मैंने करा दिया अभी आपको, ट्रिपल बी हमने डबल बी के लिए किया था, तो इसकी हमें अब ज़्यादा। एक सवाल यहाँ पे ये है कि एग्जैक्टली 2A, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है और नल वैल्यू,
यानी यहाँ दिया हुआ है बी स्टार ए बी स्टार ए बी स्टार और दिस। तो ये यहाँ पे ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो ये शो कर रही है कि एग्जैक्टली, क्योंकि ये रेगुलर लैंग्वेज इसलिए रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो मैं अभी इसको तो छोड़ रहा हूँ, आगे की तरफ जा रहा हूँ। और ये एक लैंग्वेज है हमारे पास जो कि नॉन रेगुलर है, इसको हम कहते हैं नॉन पैलिंड्रोम, नॉन नल पैलिंड्रोम। खैर वो तो अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो हम पैलिंड्रोम को समझें। ये सबको पता ही होगा कि जो सिमेट्रिक टोकन्स या लैंग्वेज होती हैं, यानी जो सिमेट्रिक जनरेट करती हैं, उनको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पे ए बी लिखा हुआ है तो बी ए होना चाहिए अगला वाला। तो ये इस तरह से आधा आधा है कि जो पार्ट इस तरफ है वही पार्ट इस तरफ है। सिमिलरली अगर लिखा हुआ है बी बी ए तो फिर यहाँ होना चाहिए ए बी एन बी। दिस टाइप ऑफ द लैंग्वेज कॉल्ड बेसिकली, यहाँ से ये कट हो रहा है तो ये पैलिंड्रोम कहलाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से मैच होना शुरू होते हैं, ए है, बी बी है और बी बी, या यहाँ से देखें बी बी है और ए। तो इसका मतलब है कि इस सेंटर से आगे की तरफ एक्सटेंड हो रहे हैं, तो जो पहला कैरेक्टर होगा वही आखिरी कैरेक्टर होगा। तो इस बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है इसके बेसिस पे दो तरह के पैलिंड्रोम होते हैं। ये इस वक्त इवन पैलिंड्रोम है। इवन पैलिंड्रोम का मतलब यह है कि इसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, 1 2 3 4। कुछ ऑड पैलिंड्रोम भी होते हैं। इवन पैलिंड्रोम जो होता है वो किसी ब्लैंक लाइन से सेपरेट करता है उसको और ये दोनों एक दूसरे पे मैच करते हैं। लेकिन जो ऑड पैलिंड्रोम होता है, इसी को मैं ऑड बना दूं तो ये होगा ए बी ए। अब ये ऑड पैलिंड्रोम है, यानी इस लाइन के अक्रॉस में जो चीजें मौजूद हैं ये एक दूसरे के ऊपर मैच करती हैं। या लिखा हुआ होगा इस तरह से, मैं इसको मिटाता हूँ कि बी ए बी ए बी। ये तो ये बेसिकली एक ऑड पैलिंड्रोम है। तो यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट सेम है इस बी के क्रॉस में। तो इसलिए जब हमारे पास इवन पैलिंड्रोम होता है, इवन यानी इवन पैलिंड्रोम होगा तो ये इवन पैलिंड्रोम होगा तो उसमें नल भी एग्जिस्ट करे, क्योंकि नल लेंथ की बात हो रही है। तो नल जो है वो बेसिकली एक इवन नंबर होता है। तो इसलिए इसने क्या, नॉट नल, नॉट नल का मतलब है ऑड पैलिंड्रोम बना रहे हैं। तो जब ऑड पैलिंड्रोम बना रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने इसको ये वाले नहीं, इस वाले की बात हो रही। ये वाला एक ऑड पैलिंड्रोम है। तो ऑड पैलिंड्रोम जब हम इसको बनाएंगे तो देखें यहाँ पे इन्होंने, मैं इसकी प्रोडक्शन दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, एस टेंस टू ए एस ए। अब देखें ए एस ए लिखा है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ए बी ए होगा तो पहला और आखिरी बराबर होना चाहिए, या ए बी बी ए एन बी बी ए। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और यानी कौन से दो, सॉरी, ये जो मैंने बनाया तो ये बी और ये बी आपस में इक्वल होंगे, ये बी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर एक ए रह गया था लिखने से, ये ए बराबर इसके अक्रॉस में होगा। तो आप देखें कि बी से शुरू हो रहा है तो बी पे एंड, ए से शुरू हो तो ए पे एंड। आपको ऐसी लैंग्वेज बनानी है तो आपने कहा ए से शुरू हो तो ए पे एंड और बीच में रिकर्सिव, लेकिन बीच में बी आ सकता है। तो आप कहेंगे एक प्रोडक्शन में बना सकता हूँ कि बी से शुरू हो तो बी पे एंड हो। अब चाहे वो ऐसे, अब इन दोनों को ही देख लें। अगर आपका लैंग्वेज बी से शुरू हो रहा है तो इसको इस्तेमाल करें, ए से शुरू हो रहा है तो इसको इस्तेमाल करें, और उसके बाद अगर ए इस्तेमाल हो रहा है तो आप इसके अंदर इसको रिकर्सिव कर सकते हैं। यानी अगर मैं ये पार्ट इसमें इंसर्ट करता हूँ तो ए से शुरू होगा ए पे एंड होगा, तो ये ऑटोमेटिकली एक पैलिंड्रोम को हिट करेगा। लेकिन होगा क्या, मैं इसको मिटा के जरा क्लियर करता हूँ कि एक जो है आपने लिखा है ए एस ए, और एक आपने लिखा है ए एस बी एस बी, दिस इज कॉल्ड बी एस बी। ठीक हो गया। अब ये तो हमें पता चल गया कि रिकर्सिव बना रहे हैं, एक दूसरे को रिकर्सिव हैं, चाहे बी से शुरू हो चाहे, लेकिन जिससे शुरू होगा उसी पे एंड होगा, हमारी बात। हम अभी इसकी बात करें ऑड पैलिंड्रोम। ऑड पैलिंड्रोम में
अब सवाल ये है कि जब मैं इसको बंद करूंगा, यानी देखिए इससे बनने वाली चीज हमेशा इवन होगी, 2 यहाँ से आएंगे, अगर इसमें ये रिकर्सिव होता है तो 2 यहाँ से, 4 6 8 10। लेकिन जब मैं s को रिप्लेस करूंगा तो इन्होंने क्लियरली कहा है कि वी कैन रिप्लेस s बाय a और वी कैन रिप्लेस बाय b। अच्छा, इत्तेफाक ये है कि अभी भी सिर्फ और सिर्फ s का ही वेरिएबल यूज हुआ है, वी आर नॉट यूजिंग एनी अदर वेरिएबल्स। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। अभी हम कोई ऐसे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लेंगे जिसमें इस तरह की चीजें एग्जिस्ट ना करें। ये तीसरा है और ये चौथा है। देखिए अब आप ये कहेंगे कि सिर्फ ए भी तो, सिर्फ ए भी एक पैलिंड्रोम होता है, ऑड पैलिंड्रोम का हिस्सा है ये खुद है और खुद ही सिमेट्रिक है। बी भी पैलिंड्रोम खुद है, खुद सिमेट्रिक है। बाकी आप जितने पैलिंड्रोम बनाएं, ए बी बी, ए एंड बी बी ए, अब इसको अगर मैं जनरेट करना चाहूँ ना इससे, तो आप डॉलर साइन लगा दिए तो बआसानी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे कर देता हूँ इस लाइन में। आप कहेंगे देखें किससे शुरू करें, आपको पहला ये ए है, पहला और आखिरी ए चाहिए, तो आप पहले वाली प्रोडक्शन यूज करेंगे, यानी एस टेंस टू ए एस ए। ठीक हो गया, ए एस ए। आपने पहला और आखिरी कैरेक्टर जनरेट कर दिया। अब बीच के कैरेक्टर में ये वाला जनरेट बी करेंगे तो यकीनन इसके राइट साइड पे भी बी होना चाहिए, तो बी वाला आप प्रोडक्शन इस एस की जगह पे, तो ये 1 हो गया। और अब आप कहेंगे कि मैं इसकी अगेंस्ट से पुट करूंगा ए, एस की जगह लिखूंगा बी एस बी ए, और प्रोडक्शन मैं कह दूंगा कि 2 यूज किया मैंने। सिमिलरली फिर मैं आगे जाऊंगा और मैं लिखूंगा एस की जगह पे फिर कोई एलिमेंट, अभी क्या कुछ और चाहिए, आप कहेंगे बी दोबारा चाहिए, इस एस की जगह बी लिखेंगे, तो ए बी बी एस बी बी ए। और अब क्या चाहिए, बीच में एक ए चाहिए, तो आप यहाँ पे एस को ए से रिप्लेस कर देंगे और ये आ जाएगा ए बी बी और ए बी बी ए। ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्शन इसी से जनरेट हुई जाती है। अगर यही इवन पैलिंड्रोम हो तो फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ये जाकर, तो ये एक जर्नल इवन और दोनों पैलिंड्रोम को शो कर रहा है ये वाला रिजल्ट। अगर मैं इसके साथ इन्हीं के साथ एक एस को नल भी कर दूं, तो जैसे इन्होंने किया है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग, आप कंफ्यूज ना होना। जब आपके पास एक ही प्रोडक्शन, एक ही नॉन टर्मिनल की कई प्रोडक्शंस हो, तो उसको इस तरह और का निशान लगा के लिख सकते हैं। दिस इज फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ एस, this is second production of S, this is third production of S, and this is fourth production of S, and this is fifth production of S। यानी जो 5 लाइनों में लिखनी थी वो एक ही लाइनों में लिखती, बट दीज आर द प्रोडक्शन, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ द न्यू सिंबल। प्रोडक्शन को जब आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो यू कैन राइट दिस वन। ये जो प्रोडक्ट, ये जो आपके पास लिखा हुआ है, ये फॉर ऑल है, आइदर फॉर इवन आइदर फॉर ऑड, दोनों को शो कर देगा। यानी अगर इवन है कि मिसाल के तौर पे बी बी ए, ठीक है, सॉरी ए हटा देते हैं, बी बी ए बी ये है, तो आप इसको कैसे, ये बेसिकली आपके पास एक इवन पैलिंड्रोम है, तो अब आपको यहाँ नल का सहारा लेना पड़ेगा। जब आप इसको रिप्लेस कराएंगे, पहले सेकंड वाला प्रोडक्शन लेंगे, फिर सेकंड दोबारा लेंगे, फिर आप मिडिल में पहला वाला प्रोडक्शन लेंगे, इससे आपकी सारी चीज़ें जनरेट हो जाएंगी। उसके बाद फिर आप उसको ख़त्म करने के लिए, एस को ख़त्म करने के लिए ए बी की बजाय नल यूज़ कर लेंगे, तो आपका ये प्रोडक्ट। तो इस वक्त ये जो आपके पास पैलिंड्रोम का CFG है वो दोनों को इस्तेमाल करने के लिए बना। ये हमने ये मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, ASB वाला जो AN BN की पावर वाला। आपसे एक गुजारिश ये है कि आप एक बनाएंगे जब आप फारिग हों, जो मैंने आपसे कहा था, अगर इसमें नहीं है तो मुझे याद नहीं है, कि इक्वल नंबर ऑफ A एंड B, यानी एक ऐसा ग्रामर जिसमें A और B की तादाद इक्वल हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप उसको अपने पास कॉपी कर लें, whenever you have got a time आप उसको लिखिएगा कि your language is dependent on AB W such that W belong to, यहीं लिख देता हूँ, A plus B star, W A plus B star पे रिप्रेजेंट करती है, यानी all possible combination of AB such that, इस तरह से कि N of A in W should be equal to, ठीक है, N of B of W, यानी W के अंदर जितने नंबर ऑफ A हो उतने नंबर ऑफ B, किसी की कंडीशन नहीं कौन पहले हो कौन बाद में। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज इन द सिंपल डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट दिस वन इनटू द CFG फॉर्मेट, नंबर ऑफ A एंड नंबर। अब आपको समझ आ गया होगा कि फ़र्क क्या है, कि अब आप
कहीं पे भी ए हो कहीं पे भी, लेकिन तादाद दोनों की बराबर होनी चाहिए. तो वी हैव टू राइट, we cannot write the regular expression for this one, so we have to write the CFG for this. These are the non regular languages, especially for non. ठीक है. तो इसी तरह से मैं अब आपको जंप कराता हूँ एक किसी, अभी सब कर लेंगे मतलब ये तो प्रैक्टिस वाली बात है. एक नोन की तरफ लेके जा रहा हूँ कि मैं, मेरे पास एक ग्रामर है, वो ये है. इस ग्रामर को आप देखें, ये ग्रामर जो आपको नजर आ रही है, इस ग्रामर में क्या ब्यूटी है? इस ग्रामर की ब्यूटी ये है कि ये एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है 4. और क्योंकि ग्रामर बहुत वीक है ये, मतलब ग्रामर आप जितनी चाहें स्ट्रॉन्ग कर लें, ये एक वीक ग्रामर है. जब हम कंपाइलर पढ़ाते हैं तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, फिर इसके अंदर उस वीकनेसेस को शो करते हैं, टारगेट करते हैं, और फिर उस वीकनेसेस को इम्प्रूव करते हैं. फिर सेकंड अपडेटेड वर्जन ऑफ ग्रामर प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके अंदर भी कुछ वीकनेसेस होती हैं, उसको अपडेट करते हैं, एंड सो ऑन. इस तरह से हम अपनी ग्रामर को जो है वो आस्ते आस्ते इम्प्रूव करके दिखाते हैं. दिस इज अ फर्स्ट वेरी वीक ग्रामर. इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन अभी ये देखें इसमें क्या है. ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को वैलिडेट करेगा, और अगर कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर गलत एडजस्ट हुआ हो तो उसको वो रिजेक्ट कर देगा. यानी किसी ने लिखा 2 + n+2, तो ये रिजेक्ट कर देगा. ये ग्रामर सिंटैक्स को चेक, हालांकि देखें ये इस वक्त सही टोकन रखता है जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, लेकिन इसकी स्टेटमेंट गलत है जिसको ये वाला ग्रामर कैच करेगा. ठीक है. सिमिलरली 2 + एंड 2 जरूरी नहीं है, तो पता नहीं टीचर लिखता है तो डर ही लगता है ना. 2 + 3 एंड डिवाइड, यूं लिख दिया जाए तो दिस इज अ रॉन्ग. हालांकि कोई टोकन गलत नहीं है. आर लैंग्वेज डिफाइन ओवर, अगर मैं कहूँ ना कि मेरी लैंग्वेज डिफाइन हुई हुई है, किस पे डिफाइन हुई हुई है कि आईडी पे डिफाइन हुई हुई है, आइडेंटिफायर, नम पे डिफाइन हुई है, नंबर्स, प्लस पे डिफाइन हुई हुई है, माइनस पे डिफाइन हुई हुई है, स्टार पे डिफाइन हुई हुई है, एंड डिवाइड पे, ये 4. तो इनमें से ही कोई कैरेक्टर जो है इसके अंदर मौजूद है. देखिए 2 वैलिड है, 3 वैलिड है, प्लस वैलिड है, डिवाइड वैलिड है, सारे कैरेक्टर वैलिड हैं, लेकिन आपकी ये स्टेटमेंट गलत है. तो स्टेटमेंट को पकड़ने के लिए, वेरी गुड, स्टेटमेंट को पकड़ने के लिए आपको क्या करना होता है, कोई सीएफजी लिखनी होती है. ये सीएफजी जो है इस तरह के तमाम एरर को डिटेक्ट कर लेगी. तो जाहिर है पहले स्टेटमेंट की जो राइटअप है, यानी जो राइटिंग की उसकी ग्रामर ठीक होगी तो फिर एग्जीक्यूशन की तरफ भेजेंगे ना, वरना एग्जीक्यूशन में जाके फंसाए थोड़ी देंगे उसको. So that's why we need a such strong grammar which can detect or recognize the correct statement of your statement. खैर एनीवे, तो ये तो अभी एक वीक सी है. इसमें मैं आपको समझाता हूँ क्या है. देखिए इसमें किसी भी किस्म का कैपिटल लेटर नहीं है, कुछ यूनिक टाइप की ग्रामर है. मैं इसलिए कह रहा था कि एक रियलिस्टिक ग्रामर की तरफ भी जाएंगे हम, और ये उसका एक शक्ल है, ना समझना कि यही एग्जैक्टली होगा. इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, यानी EXPR की एक प्रोडक्शन है, EXPR ऑप एंड EXPR, एंड एक प्रोडक्शन है EXPR की नम. जब कभी किसी नंबर में अंडरलाइन लगा दी जाए तो वो एक टर्मिनल होता है, तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनल बेसिकली. एंड EXPR इज आईडी. नंबर का मतलब कोई भी नंबर, 1 2 3 4 5 2.6 whatever number, तो वी आर प्रेजेंटिंग ओवर हियर नंबर. एंड XPR इज आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर मींस एनी काइंड ऑफ द वेरिएबल, XYZ जो भी आप लेना चाहें ले लें. तो दीज टू आर बेसिकली राइट नो टू टर्मिनल्स आ गया ग्रामर के हिसाब से. ठीक है. उसके बाद ऑप जो है वो 4 ऑपरेटर है, प्लस, माइनस, स्टार एंड डिवाइड. दीज 4 ऑपरेटर्स आर बेसिकली जो टर्मिनल एज वेल. तो ओवरऑल 6 टर्मिनल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड दे आर 2 नॉन टर्मिनल, XPR एंड ऑप. अब देखिए यहाँ पर वो जो लेफ्ट डेरिवेशन और राइट डेरिवेशन है उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा थोड़ा सा. ये ग्रामर अगर आप याद कर लें 1 2 3 4 5 6 फॉर्मेट के अंदर, तो मैं इसके लिए एक अगली स्क्रीन पे जाता हूं और मैं कहता हूं कि देखें 2 टाइप ऑफ द डेरिवेशन आर, ठीक है, आर देयर, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन. In the leftmost derivation, replace leftmost non-terminal at each step. यानी अगर leftmost derivation होगा तो आप leftmost non-terminal को पहले रिमूव करेंगे बिफोर द राइट मोस्ट, और राइट मोस्ट डेरिवेशन करेंगे तो राइट मोस्ट
नॉन वेरिएबल नॉन टर्मिनल को पहले रिमूव करेंगे। ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ग्रामर भी फिर उसी तरह लिखी जाती है। इस वक्त तो क्योंकि बैलेंस है, सिमेट्रिक ग्रामर, तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ग्रामर में लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट का फैक्टर आए तो फिर हमें इस बात का ख्याल रखना होता है। बाकी इसकी किस तरह से, हम ये कह रहे हैं कि हम जब डेरिवेशन करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं कि अल्फा से मल्टीपल स्टार का मतलब होता है मल्टीपल स्टेप करके हम ग्रामर में से प्रोडक्शन उठाते हैं, जी का मतलब, और किसी रूल के तहत उसको बीटा बना देते हैं, एंड देन सो ऑन, और इस तरह करते 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 अपने डिजायर्ड एलिमेंट की तरफ पहुंचे। दिस इज रूल फॉर आवर डेरिवेशन। ये डेरिवेशन के रूल्स हैं। दैट इज द अल्फा कैन बिकम बीटा बाय द जीरो और मोर स्टेप्स, यानी बीटा यानी कांस्टेंट हो जाए या मजीद ये रिकर्सिव प्रोसेस को इंक्रीज करे, आगे ले जाए। एंड वन मोर स्टेप टेक बाय बीटा, एंड इस तरह से करते हुए जैसे भी हमने देखा उसको यहाँ पे इन्होंने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि नहीं किया हुआ है, मैंने ग्रामर दिखाई है, तो मैं अगर एक स्क्रीन ब्लैंक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ब्लैंक स्क्रीन में सिर्फ अपने सीखने के लिए, ताकि हमें एक बस ये सवाल समझ आ जाए कि यहाँ पर लिख दूँ x प्लस 2 माइनस वाई, ठीक है, x प्लस 2 माइनस वाई। क्या ये वैलिड टोकन है या नहीं है, हम किस तरह बताएंगे क्या ये वैलिड है या नहीं है? इसके आखिर में अज्यूम कर लें, मैंने लिखना भूल गया, डॉलर साइन एग्जिस्ट करता है, सपोज करो ये इस टोकन को बता रहा है, खत्म हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर ये वैलिड है या नहीं है, इसके लिए हम अपनी प्रोडक्शन को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इस तरह से करेंगे कि EXPR, ठीक है, और डबल एरो मैं नंबर ऊपर लिख सकता हूँ, बाद में लिख दूंगा। EXPR की एक प्रोडक्शन थी, मैंने सिर्फ कहा था, थोड़ा सा याद है, EXPR ऑफ एंड EXPR, ठीक है, ये पहली प्रोडक्शन। हमने कहा हमें क्योंकि इसको वैलिडेट करना है तो हम इसको यहाँ से रीड करेंगे। अब आप सबसे पहले x लाना चाहते हैं। x का मतलब होता है आइडेंटिफायर, नम का मतलब होता है नंबर, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफायर से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो क्या EXPR को आप चाहेंगे कि इसको रिप्लेस कर दें? आप कहेंगे बिल्कुल। अगर मैं अगला देखूं तो यूं मैं कर सकता हूं कि अगर आप मुझे नहीं पता कि आपको यूज प्रोडक्शन याद है नहीं याद है कि EXPR की, मैं इस वाले को देख रहा हूँ, इस XPR को, हमारे पास एक प्रोडक्शन थी आइडेंटिफायर की, ID की, तो मैं यहाँ यूं लिखूंगा, नॉर्मली यूं लिखा जाता है ID, X, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है ID, X से। यानी बताने का मकसद ये है कि we have replaced this EXPR from ID which is equivalent to, this is called complete tuples और complete क्या कहते हैं उसको, हाँ, टपल्स ऑफ योर टोकन। एक टोकन का टपल इस तरह लिखा जाता है। उसके बाद बचा हुआ क्या है, और ये EXPR बचा हुआ, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ेंगे और आगे क्या है आपके पास, अब आपके पास ऑप्शन, हालांकि देखिए दो हैं, शुरू में तो तीन थे, आप तीनों को एक साथ करते ऐसा होता नहीं, हर स्टेप में एक को करते हैं, और तीनों में से आप पहले राइट वाले को करते नहीं, तो राइट वाले को करते राइट मोस्ट डेरिवेशन हो जाता, तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन आप कर रहे हैं क्योंकि स्कैनिंग इसकी लेफ्ट से कर रहे हैं। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से आपने शुरू की, पहले इसको आपने मैप करा दिया, फिर ऑप को आप उठाया। अब ऑप को देखना ये है कि प्लस से मैच कराना है, तो प्लस ऑप की एक प्रोडक्शन है, मैं नंबर नहीं लिख रहा, अभी लिख दूंगा नंबर। तो इस बेसिस पे आप कहेंगे कि मैंने ID, X तो मैं मैच कर चुका हूं, अब ऑप की जगह प्लस मैच करूंगा, और बचेगा क्या, EXPR यहाँ बच जाएगा, और इस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आपने दो चीजों को टर्मिनल बना दिया है, देखें ये भी टर्मिनल बन गया है और ये भी टर्मिनल। अब आपके पास सिर्फ एक EXPR है जो नॉन टर्मिनल है, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि 2 को नंबर से प्रेजेंट करते हैं। अगर मैं EXPR को इस वाली EX जी मैं दोबारा लिख देता हूँ उसको, ये रब हो गया, मैं हमारा टारगेट था, क्विकली लिखते हैं ना, x माइनस 2 प्लस वाई,
x प्लस 2 माइनस वाई। तो अब आप जब इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है, आपने कहा ई एक्स पी आर की एक प्रोडक्शन है और वो है ई एक्स पी आर और ऑप और ई एक्स पी आर। फिर आप इससे एक प्रोडक्शन आगे लेके जाएंगे तो दिस इज इक्वलेंट टू ई एक्स पी आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा sorry, this is equivalent to id comma x, right? और ऑप को आप जब लेंगे यहाँ पे आप ऑप एज इट इज रहने देंगे और ई एक्स पी आर एज इट इज रहने देंगे। देन फर्दर आगे मूव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आई डी कॉमा एक्स, ठीक है, और प्लस ऑप की जगह पे आ जाएगा क्योंकि आपको ऑप के पास और ई एक्स पी आर एक वक्त में एक ही चेंज होता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ लिखें आई डी कॉमा एक्स तो एज इट इज रहेगा और उसके बाद प्लस एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे इशू ये है कि हम जो ई एक्स पी आर ये वाला है जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं वो 2 से यानी नंबर से हो सकता है प्लेस, लेकिन क्योंकि हमें आगे एक्सपेंड करना है तो यहाँ पर आप इसको फर्दर ई एक्स पी आर ऑप और ई एक्स पी आर से एक्सपेंड करेंगे रेदर देन कि आप इसको जो है कहें कि भाई तुम जो है वो चेंज हो जाओ। तो ये आपने यहाँ पे इसको चेंज किया। अब आपके पास जो अगला ऑप्शन आएगा वो ये आएगा कि आई डी कॉमा एक्स और प्लस, अब देखें अब ई एक्स पी आर जो लिखा हुआ आ रहा है राइट लेफ्ट साइड पे उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं बासानी नंबर कॉमा 2, यानी एक नंबर आया है वो 2 के इक्विवेलेंट है। फिर उसके बाद ऑप और ई एक्स पी आर को एज इट इज रहने देंगे। फिर आप आगे बढ़ेंगे और आपके पास जो पिछला सारा एलिमेंट है वो मैं नहीं लिख रहा, चलो लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। वो आ जाएगा आई डी कॉमा एक्स और उसके बाद ऑप की जगह पे प्लस और उसके बाद नम, ठीक है, और नम कॉमा 2 और लास्ट में ऑप है। ऑप की जगह मैं एक साथ लिख रहा हूँ थोड़ा टाइम शॉर्टेज की वजह से, और 2 ई एक्स पी आर की जगह पे यहाँ पे बासानी आप लास्ट में जो ई एक्स पी आर है उसकी जगह पे लिख सकते हैं आई डी कॉमा वाई। दिस इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ यू। अब देखें अगर बीच में कहीं पे ना 2 दफा अगर प्लस आ जाए तो वो मैच ही नहीं करेगा, बिल्कुल स्टक हो जाएगा, क्योंकि जब तक पूरा 100% मैच ना हो आप कहेंगे टोकन जनरेट नहीं हुआ। तो हमने इसको बासानी इसका नंबर लिख सकते हैं ऊपर आप यहाँ पे, तो इसको जनरेट अगर यहाँ पे 2 दफा प्लस या एक प्लस मल्टीप्लाई लिखा होता ऑपरेटर तो किसी जगह पे आप ऑप को ऐसे ला ही नहीं सकते थे कि 2 जगह इसको प्लेस करें, तो आप कह देते हैं कि ये टोकन जो है वो जनरेट नहीं हो सकता, स्टक हो गए। और डेफिनेटली जिस टोकन को आप जनरेट नहीं कर सकते उसकी पीडीए भी नहीं बना सकते। तो दिस इज एंड ऑफ योर बेसिक सीएफजी रिप्रेजेंटेशन। तो मैं बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे हमारा इसको हम एंड करते हैं और थोड़ा सा सीएफजी के बाद हम इसकी मशीन को भी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी तो ये आपने देख ही लिया कैसे होता है, ठीक है। तो आइए हम इसकी मशीन की तरफ जाते हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट दी मशीन फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ओके, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करा दूं आपको। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, पुश डाउन ऑटोमेटा। हाँ, कोई इसकी वो स्लाइड तो है नहीं भाई, कोई भी स्लाइड खोल लेते हैं और उसमें से ब्लैंक पेज जनरेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज CFG न्यू फॉर्मेट। आ गया, इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, इसी की स्क्रीन। अच्छा स्लाइड तो है नहीं, मैं इसको इसी से कंटिन्यू कर लेता हूँ। अच्छा देखो, अब हम बात कर रहे हैं कि मुझे जो CFG मिली उसका मैं मशीन डिज़ाइन करूं ताकि ये पता चल सके कि ऑटोमेट कैसे होगा। ये मैं बस टोकन उस मशीन को दूं, मशीन रन करे और बता दे कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। इस बात को अचीव करने के लिए मुझे अब CFG की एक मशीन डिज़ाइन करनी होगी और उस मशीन को कहते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा।
पुश डाउन ऑटोमेटा बेसिकली नाम से जैसा आपको पता है कि कुछ चीज़ें इसके अंदर पुशिंग के लिए इस्तेमाल हो रही होंगी, जो कि स्टोरेज होता है और उसको स्टैक टाइप का स्टोरेज कहते हैं। पुश डाउन ऑटोमेटा को अगर मैं एक थ्योरेटिकली डिज़ाइन करूँ तो इस तरह से होता है कि ये एक डीएफए है नॉर्मली, यानी डीएफए टाइप की मशीन है, और इस डीएफए के साथ हमने यहाँ पे एक कनेक्शन लगा दिया है अपने स्टैक का। और ये जो स्टैक है इसका काम ये है अब कि ये हमें डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करें। यानी अगर मेरे पास एक मशीन थी, और सुनना, मैं एक जनरल बात करता हूँ कि मेरे पास एक मशीन प्रॉब्लम था, वो था ए बी बी और बी। तो मुझे इसको वैलिडेट करना था। तो मैं करूँ क्या कि मैं जब ए रीड करूँ तो उसको स्टैक में रख दूँ, जब दूसरा ए रीड करूँ तो स्टैक में रख दूँ, और तीसरा ए रीड करूँ तो स्टैक में रख दूँ। पहले तो स्टोर करने की जगह नहीं थी, अब आपने जगह बना ली है। एज अ डीएफए में रीड कर रहा हूँ और साथ में एक एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ कि पुश इन इनटू स्टैक, पुश इट इनटू स्टैक। अब इससे क्या हुआ, मैंने इसको याद कर लिया। याद से मुराद ये कि जितने इसमें इन हुए हैं डेफिनेटली उतने ही बी होने चाहिए। एक भी ज्यादा या एक भी कम हुआ तो हम इसको हिट कर जाएंगे। तो कहता ये है कि जब हम ए के बाद बी को रीड करना शुरू करें तो इसमें से ए पॉप कराना शुरू कर दें, ताकि ये दोनों एक दूसरे से मैच हो जाए। फिर एक बी रीड करें तो इसमें से पॉप करा दें, फिर एक बी रीड करें तो इसमें से पॉप करा दें। और जब डॉलर साइन हिट हो जाए तो स्टैक, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ पे एक सेंटेंशियल एलिमेंट हम पहले इंसर्ट कर देते हैं जिसको नॉर्मली जी नॉट कहते हैं, यानी एक्स्ट्रा कैरेक्टर। तो जब डॉलर साइन रीड हो जाए तो स्टैक को एम्प्टी होना चाहिए और इसके बॉटम पे जेड नॉट को होना चाहिए। जेड नॉट एक कैरेक्टर है, जो भी आप ले लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सही तरीके से इसको कंज्यूम किया है कि जितने ए है उतने ही बी है। लेकिन अगर किसी वजह से ए जो है वो 3 हो और बी 2 हो, तो आप क्या समझते हैं कि जब आप डॉलर पे पहुंचेंगे और यहाँ डॉलर साइन हो तो आपके पास एक स्टैक है यहाँ पे लगा हुआ, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं स्टैक। स्टैक आपके पास यहाँ लगा हुआ है, तो स्टैक में ए है, फिर ए है, फिर ए है। जैसे ही बी शुरू हुआ तो आपने बी को यहाँ से कट किया, फिर बी शुरू हुआ आपने यहाँ से कट किया। अब जब डॉलर आ रहा है तो यहाँ जेड नॉट को इंतजार कर रहा है, लेकिन ए आ रहा है, तो वो कह देगा कि कुछ गड़बड़ है और ये रिकग्नाइज नहीं हो सकता, क्योंकि इसके इसमें वो जो लैंग्वेज की कंडीशन है वो इस्तेमाल नहीं हो रही। तो ये बात कौन बताएगा, इसके लिए हमें लैंग्वेज बनानी कि भाई मैं पुश भी करूँ, पॉप भी करूँ, ये सारी चीजें कर रहा हूँ, ताकि इस बेसिस पे मैं अपनी लैंग्वेज को डिफाइन कर सकूँ। तो जब हम पुश डाउन ऑटोमेटा बनाते हैं तो इसकी एक जर्नल डायग्राम तो यही कहती है कि कंट्रोल यूनिट होता है, जिसको मैं कहता हूँ कंट्रोल यूनिट होता है, जिसको हम डीएफए भी कह सकते हैं। और कंट्रोल यूनिट के साथ एक हमारे पास स्टैक जो है वो साथ लगा। कुछ कंप्यूटर का फ्लेवर यहाँ पे हमें मिलता जा रहा है आस्ते आस्ते, कि पहले तो हमने किसी किस्म की मेमोरी को नहीं कहा था। तो this control unit is like a CPU which will control or execute everything, and whenever you need to push anything or store anything you will use the stack overhead। तो एक कंप्यूटर का फ्लेवर हमें यहाँ पे थोड़ा सा आ गया, और यही चीज़ हमें इससे थोड़ा एनहांस वर्जन जो है वो आपको ट्यूरिंग मशीन में नजर आएगा। तो दिस इज कॉल्ड पुश डाउन ऑटोमेटा स्ट्रक्चर, पुश डाउन ऑटोमेटा। अब इसका बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि इसकी ट्रांजिशन क्या होती है, पुश डाउन ऑटोमेटा। सिमिलरली जैसे हमने पहले देखा था उसी तरह से यहाँ पर भी हम कहेंगे कि मुझे याद नहीं आ रहा, इसकी स्लाइड मैंने कहीं बनाई है तो कहाँ नजर ही नहीं आ रही, तो मैं इसीलिए इसको लिख देता हूँ ना, जो भी हमें इसकी चीज़ें रिक्वायर्ड है जब हम इसको बनाएंगे तो हमें इसके ट्रिपल्स क्या क्या चाहिए, कौन कौन से ट्रिपल्स इसके हमें रिक्वायर्ड है। तो कहता है कि भाई द फॉलोइंग, ठीक है, ट्रिपल्स आर रिक्वायर्ड ऑफ अ पीडीए। ये एक पीडीए के कुछ ट्रिपल्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। नंबर 1, मैं इसको पहले तो इसमें लिखता हूँ क्यू। मसला ये भी है ना कि कुछ चीज़ें मैं लिख नहीं पाऊंगा इसमें, क्यू, क्यू के बाद स्पेस दे रहा हूँ मैं, फिर स्पेस दे रहा हूँ मैं, ये यहाँ से लिखूंगा, फिर क्यू नॉट, स्मॉल क्यू नॉट, फिर जेड नॉट, ठीक है, फिर उसके बाद आ गया एफ, एंड देन टॉप, एंड देन क्लोज। यहाँ बता देता हूँ मैं, देखें ये भी मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। क्यू जो है
उसके बाद जो अगला कैरेक्टर है वो सिग्मा है। सिग्मा का मतलब है कि आपकी लैंग्वेज किस पे डिफाइन हुई, वो भी इसके टपल्स में शामिल है। उसके बाद है डेल, यानी इसका ट्रांजिशन फंक्शन। उसके बाद आपके पास क्यू नॉड है, ये स्टार्ट स्टेट कौन सा होगा, जेड नॉट ये स्टैक का सिंबल होगा, एंड देन एफ फाइनल स्टेट कौन सा होगा, एंड देन टॉ यानी स्टैक के कैरेक्टर क्या होंगे। स्टैक पे आपके पास डिफरेंट कैरेक्टर भी हो सकते हैं तो स्टैक के कैरेक्टर क्या है, तो मैं अगर इसको वर्डिंग में बताऊं, आप उसको लिख लीजिएगा अपने पास। क्यू का मतलब क्या हुआ, जो पहले हमने कहा था फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, यानी Q इज इक्वल टू फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसी तरह सिग्मा, मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ तो ये सिग्मा जरा यहाँ पे सिंबल का मसला है। इनपुट सिंबल, ये इनपुट सिंबल के बाद आगे उसके बाद ट्रांजिशन फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी लिखूंगा अभी मैं इसको। ये है ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है जेड नॉट किसको कहते हैं, इनिशियल स्टेट। उसके बाद आपको मालूम है जेड नॉट जो है वो बॉटम, ठीक है, बॉटम ऑफ स्टैक करेक्टर, ये फॉर डिटेक्शन होता है कि अब आपका करेक्टर खत्म होगा। उसके बाद एफ है सेट ऑफ फाइनल स्टेट, ये ज्यादा भी हो सकता है, और ये सब क्यू में बिलोंग करेंगे। और लास्ट में जो टॉ है, लास्ट में जो टॉ आपके पास दिया हुआ है, ये क्या है, ये है स्टैक, स्टैक के अल्फाबेट्स हैं, यानी स्टैक में आप क्या पुश कराना चाहते हैं। सम टाइम आप सेम कैरेक्टर भी करा सकते हैं, सम टाइम आप डिफरेंट कैरेक्टर भी करा सकते हैं, पुश जो कराना होता है आपको। तो यानी सेम से मुराद है जो इनपुट सिंबल्स हैं वो भी करवा सकते हैं, और कुछ नए कैरेक्टर वो भी करा सकते हैं। अब जो हमारा मेन टारगेट है वो ये है कि इसकी ट्रांजेक्शन कैसे होगी, हाउ यू विल ट्रांजेक्शन, इसकी ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे। जैसे ट्रांजेक्शन में मैं ये लिखता हूँ, डीएफए का मैंने लिखा था कि डीएफए का ट्रांजेक्शन फंक्शन था कि हम क्यू पे खड़े हैं और हर एक इनपुट सिंबल के साथ इसकी चेकिंग करेंगे तो आप किसी दूसरे क्यू पे चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बेसिकली ट्रांजिशन ऑफ डीएफए। एनएफए का पता नहीं मैंने लिखा था नहीं लिखा था, याद नहीं। एनएफए की ट्रांजिशन भी कुछ इस तरह होती है कि डेल पे रहेंगे और क्यू पे खड़े हैं, और अब आप जो हैं वो डेल और नल भी इसको इनपुट, ये डेल है, ओ सॉरी ये सिग्मा है, और नल है ये, इनपुट दे सकते हैं। और उस वक्त आप इस बेसिस के ऊपर पावर सेट ऑफ क्यू पे जा सकते हैं, आपके पास पावर सेट ऑफ क्यू, ये एनएफए की ट्रांजिशन। सिमिलरली अगर हम पुश डाउन ऑटोमेटा की ट्रांजिशन देखें, पुश डाउन ऑटोमेटा में भी एनएफए होता है, यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। तो अभी हम डिटर्मिनिस्टिक की बात कर रहे हैं, तो इसका ट्रांजिशन फंक्शन कैसा होता है। तो पुश डाउन ऑटोमेटा का ट्रांजिशन फंक्शन होता है कि हम एक स्टेट पे खड़े हैं, किसी स्टेट पे हम स्टैंड करते हैं, और उस स्टेट्स पे रहते हुए आप, सॉरी, ये उस स्टेट पे रहते हुए आप एक कैरेक्टर इनपुट से रीड करेंगे। इनपुट का मतलब है जो इनपुट कैरेक्टर रिकग्नाइज होने के लिए आए उससे रीड करेंगे, ठीक है, या कोई नल लेंगे, उससे नहीं लेंगे तो कोई नल कैरेक्टर आप ले सकते हैं। और उसके साथ एक और कॉम्बिनेशन आएगा कि आप एक कैरेक्टर जो है वो रीड करेंगे कहाँ से, स्टैक से, यानी एक कैरेक्टर इनपुट से लेंगे और एक कैरेक्टर स्टैक से लेंगे और किसी स्टेट पर खड़े होंगे, तीनों का आपस में कॉम्बिनेशन बनेगा। इस बेसिस पे आप मूव कर जाएंगे किसी स्टेट दूसरे स्टेट पे, और साथ में एक कैरेक्टर, स्टार लगा रहा हूं, पॉप करेंगे या नहीं करेंगे। स्टार का मतलब है पॉप करेंगे या नहीं करेंगे स्टैक में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको आपके आसानी के लिए कि दिस दिस सिग्मा फॉर रीडिंग, रीड, और ये है राइट। बिल्कुल नहीं, इस तरह नहीं लिखते, पुश एंड पॉप लिखते हैं। एक मिनट, एक मिनट में
सॉरी भाई, एक फोन आ गया था इमरजेंसी में। अच्छा जी, तो ये जो है फॉर पुश है कि आप, सॉरी, ये पॉप है कि आप एक डेटा जो है पॉप करेंगे वहां से जब आप रीड कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और ये पुश है कि आप एक पुश करेंगे जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को आ जाए, आप माशाल्लाह एमएस का स्टूडेंट है, और हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना भी आ रहा हो। ऑडियो नहीं आ रही? सर आ रही है सर। आ रही है अंजुम? आ रही है, मैंने ओपन कर दिया है। बिलावल भाई मैंने कर दिया ओपन। यस सर, आपकी कॉल आई थी शायद इसलिए नहीं आ रही। हाँ उस वक्त नहीं आ रही, सॉरी सॉरी। तो ये पॉप करेंगे, ये पुश करेंगे, बस ये हमें समझना है। जाहिर है ट्रांजिशन हो सकता है, मैथमेटिकल लिखा है मैंने तो आपको समझना है, कुछ ट्रिक भी है। हम लोग लिख देते हैं, स्टूडेंट इसकी डेप्थ तक नहीं जा पाते, क्योंकि ये जो हमारे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है कि वी विल मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टाइप, यानी एक स्टेट पर खड़े हैं, एक कैरेक्टर रीड किया और एक स्टैक से पॉप किया, इस तरह की जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा उन सबके लिए चलेगा। तो मैं इस वक्त क्विकली जो है, बिफोर मूविंग टू अटेंडेंस, मैं आपको एक डिज़ाइन कर देता हूं ताकि अगली क्लास में हमारे लिए आसानी हो जाए। तो हम इस बारे में फिर इसी को आगे कंटिन्यू करें, किस तरह लिखेंगे इसको, ठीक है ना? तो लिखते हैं इस पे, किसी एक के बारे में हम यहाँ पे इसको क्लीन कर देते हैं, और एक ट्रांजिशन जहन में रखना, क्योंकि ये ट्रांजिशन में अभी आपको समझा दूंगा कि देखो ये ट्रांजिशन इस तरह सोचते हैं। मैं एक लैंग्वेज यहाँ पे ले रहा हूँ और उसके लिए लिखना चाहता हूँ कि ये लैंग्वेज है, और इसके लिए मैं यहाँ पे ये लिखना चाहता हूँ कि इसका पुश ऑन ऑटोमेटा क्या होगा। तो हम यहाँ पे पहली लैंग्वेज जो लेते हैं वो यही है कि हमारी लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है W पे, सच दैट W बिलोंग टू सिग्मा स्टार। अब मैं पूरा नहीं लिखा, सिग्मा स्टार लिख दिया मैंने, वही A प्लस बी स्टार, सच दैट कि AN, सॉरी यार ये BN, ठीक है, W जो है, सॉरी W है, मैं ज़रा सा गलत लिख दिया, W है, और सच दैट n is greater than equal to 1. This is our language. We need to basically design our, ज़ाहिर है पहला है तो मैं डिज़ाइन कर देता हूँ, जिनको याद है वो खुद कर लें, जिनको याद नहीं है उसके लिए मैं डिज़ाइन कर देता हूँ। देखें हमारे जहन में क्या है कि हमारे पास एक स्टैक भी होगा, और इस बेसिस पे हम ऑटोमेटा बना रहे हैं। अब बनाएंगे कैसे? पहले आप इसके ना कुछ एक टोकन ले लिया करें ताकि आप उसको देखते हुए डिज़ाइन करें, यानी ए एक रीजनेबल लेंथ का एक टोकन ले लिया मैंने, ताकि मैं इस लीगल टोकन को देखते हुए डिजाइन करूं। इस तरह के और टोकन भी होंगे, लेकिन मैं इसको देखते हुए डिजाइन करना चाहता हूं। तो अब आप क्या करेंगे, ए बी बी बी, तो यहां पर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि सारे ए रीड हो रहे हैं, जितने भी ए होंगे वो रीड हो जाएंगे। हमें इसके रूल्स क्या हैं वो बता देता हूं मैं। सबसे पहले आपने एक स्टेट बनाया, इस स्टेट का नाम जो है वो इनिशियल स्टेट है, तो आपने कह दिया कि ये इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट पे जब आप होंगे, जैसे ही आप इसको रन करेंगे, जहन में रखिएगा कि आपने स्टैक में, स्टैक को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बना लेते हैं ताकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। स्टैक में आपने Z0 जो है वो इंटर कर दिया। सबसे पहले स्टैक की बॉटम एलिमेंट में कुछ भी करने से पहले Z0 इंटर रहेगा। उसके बाद आपने कहा कि सबसे पहला कैरेक्टर में ए रीड करूंगा, तो ए के साथ अब ट्रांजिशन जहन में रखो, एक स्टेट पे खड़े हैं, मिसाल के तौर पे स्टेट नंबर 1 पे खड़े हैं, एक कैरेक्टर इनपुट से रीड करेंगे, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था एक कैरेक्टर आप पॉप करेंगे यहाँ से, तो आपके पास कॉम्बिनेशन बनेगी, यानी आप 1 पे खड़े हैं, ए रीड करेंगे, और आप एक कैरेक्टर जेड पॉप, ये आपके पास इनपुट ट्रांजिशन का एक पैटर्न होगा। इस पे एक्शन क्या होना है ये हम आप सोचने जा रहे हैं। ये बिल्कुल वही है जैसे अभी लिखा था क्यू, सिग्मा और स्टैक का एक कैरेक्टर। तो मैं यहाँ पर इस चीज को शो करूंगा। शो कैसे करूंगा? शो ऐसे करूंगा कि ये मेरे पास एक ट्रांजिशन है, इस वक्त तो मैंने इसको यहीं पे रोक दिया है, तो ये तो आप ट्रांजिशन कुछ भी चला सकते हैं, लेकिन मुझे तो याद है इस वजह से मैं इसको यहीं पे रोक दिया है कि आप एक कैरेक्टर जो है वो इनपुट से रीड करेंगे, ठीक है, और एक कैरेक्टर जो है वो आप स्टैक से पॉप करेंगे, ये स्टैक से पॉप कैरेक्टर हो, और आप खड़े हैं 1 पे। ये 3 चीजें आपके पास थी, ये 3 चीजें आपने बता दी कि हम 1 पे खड़े हैं, एक कैरेक्टर रीड करेंगे और एक कैरेक्टर पॉप करेंगे। ये 3 चीजें समझ में आ गई। जब पॉप करेंगे तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, डेफिनेटली ये खत्म हो गया, अब ये एम्प्टी हो गया।
जब ये कर लेंगे तो अब आपको एक्शन बताना है कि एक्शन क्या करोगे। एक्शन पे आपको याद है हमने क्या लिखा था? एक्शन में लिखा था कि आप किसी स्टेट पे चले जाएंगे और एक कैरेक्टर आप पुश करेंगे और उस पर स्टार लगा हुआ था, चाहे ना करें आपकी मर्जी है। तो ये आपकी मर्जी, आप करें या ना करें। हम तो काउंट करना चाहते हैं ना एक को, तो हम पुश कर देंगे। तो पुश करने वाला एलिमेंट एरो से या स्लैश से आप जैसे चाहे बना लें। यहाँ पे समटाइम लोग स्लैश से बनाते हैं, समटाइम लोग एरो से बनाते हैं, मैं एरो से बनाता हूँ। कि इसकी बेसिस पे जो एक्शन परफॉर्म होगा वो ये होगा कि मैं ये चाहता हूँ कि जेड तो जाए जाए दोबारा से अपने जगह पे, ए भी चला जाए। तो मैं कहूंगा कि ए जेड को पुश कर दिया जाए, यानी एरो के बाद जो चीज है वो बेसिकली बता रहा है कि एक्शन क्या परफॉर्म होना है। ये कॉमा लगा हुआ था। तो अब आप कह रहे हैं कि तीनों चीजें हो गई कि मैंने 1 पे खड़ा था, ए रीड किया और जेड नॉट रीड किया। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद एक्शन क्या है, मैं 1 पे ही रहूंगा, ये रहा 1 पे ही रहूंगा। ठीक है, अभी मैं जरूरत 1 पे रहने की, और मैं पुश कर रहा हूँ। क्या पुश कर रहा हूँ? ए जेड, रिवर्स ऑर्डर में जाता है, पहले जेड नॉट जाएगा फिर ए जाएगा। तो अब हमारा स्टैक जो है, ये जगह नीचे जरा वो हो चुकी है तो मैं ऊपर करके लिख रहा हूँ, जेड नॉट ए हमारे स्टैक में मौजूद होगा। ये हमने एक एक्शन चला दिया। अब जब हम ये ए रीड हो चुका है, अब अगले ए को रीड करेंगे तो डेफिनेटली टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट नहीं है, तो हम ये एज्यूम ना करें कि टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट रीड होगा। ये तो फर्स्ट टाइम के लिए चलाया था। अब अगर हम रीड करेंगे, मैं वहां पे भी लिख सकता था लेकिन जरा सा अपने आप को सेव साइड करके यहाँ लिख रहा हूँ कि अब अगर जो अगला कैरेक्टर रीड करें अगर वो ए है, ठीक है, और टॉप ऑफ द स्टैक भी अगर ए है, जो कि अभी है, तो मैं ये करूंगा कि मुझे, क्योंकि मैं यहां से, ये मेरा अपना ए है जो मैंने अभी रीड किया यहाँ से, और ये वाला ए स्टैक का ए है, तो जब मैंने इसको पॉप किया है तो ये वाला ए तो गायब हो गया यहाँ से। तो अब स्टैक में तो जेड नॉट बचा। दो एक ए जो है वो पॉप करने से आया, एक ए मैंने रीड किया, तो मैं पुश कर दूंगा दो ए, एक जो मैंने बाहर निकाला है और एक ए जो अभी रीड किया, ताकि मैं काउंटिंग कर सकूं। ये रीड हो गया, एक्शन बता दिए मैंने। तो इस बेसिस पे हुआ क्या होगा, मैं जरा नया स्टैक बना देता हूँ आपके लिए। तो जेड नॉट तो अपनी जगह पे रहा होगा, लेकिन इसकी वजह से दो ए जो है वो पुश हो गए होंगे। इसने कहा कि अगर दोबारा कोई ए आए तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये इनफ है उसके लिए। दोबारा कोई ए आएगा तो ए मैं अपना रीड करूंगा टोकन से, ये ए मैं ये वाला रीड करूंगा, बाहर निकल जाएगा। दोबारा मैं दो ए पुश करूंगा तो एक ए और ऐड हो जाएगा, एक तो अपना पुराने वाला ऐड हो जाएगा, एक ये ऐड हो जाएगा, तीन ए चले जाएंगे। और अगर इस तरह के जितने ए आते रहेंगे मैं स्टैक में पुश करता रहूंगा, ये काउंट, इसका मतलब है ट्रांजिशन से बिल्कुल मैच होते हुए बना दिया हमने इसको। तो मैंने आपसे क्या कहा था, ट्रांजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now whenever you will read the b, जब भी आप b रीड करें, we have to change the what state। तो आपने कहा b की बेसिस पे मैं यहाँ आ जाऊंगा। अब अगर b रीड कर रहे हैं, गौर सुनिएगा, b रीड कर रहे हैं हम अपने इनपुट से, तो स्टैक के टॉप पे डेफिनेटली एक a होना चाहिए ताकि इन दोनों की बराबरी कर सके, कितने b कितने a। तो हमने कहा कि एक a यहाँ से हमने कट कर दिया क्योंकि स्टैक से रीड कर लिया। अब इसके बेसिस पे पुश क्या करेंगे हम, वो कहता है हमें पुश करना होता है। स्टेट हमने चेंज कर दी है, स्टेट हमने चेंज कर दी है, 1 से 2 पे आ गए हैं, सही है ना, स्टेट हमने चेंज कर दी। अब पुश क्या करेंगे, ये पुश कर रहा है, वो कह रहा है कुछ पुश नहीं करना हमें, क्योंकि हमने काउंट करना था, काउंट कर लिया, एक ए से एक बी काउंट कर लिया। काउंट करने का मतलब, पुश ना करने का मतलब है यहाँ पे आप नल वैल्यू शो कर सकते हैं। नल का मतलब है नथिंग टू पुश, कुछ भी पुश ना करें, बिकॉज वी नीड टू काउंट इट। उसके बाद जब 2 पे आ जाए तो रिपीट सेम स्टेप और सेम प्लेस। क्या मतलब, बी पे खड़े हैं, यानी बी एक और, ये बी तो रीड कर लिया, एक और बी रीड किया, ये रीड किया इनपुट से, ये इनपुट से रीडिंग कर रहे हैं, इनपुट की रीडिंग है। और उसके बाद फिर एक ए और स्टैक से रीड किया, ये रीड कर लिया। क्या करना चाहते हैं आप, चाहते हैं कुछ भी पुश ना किया जाए, ये आ गया, फिर यहीं पे रहे। फिर दोबारा एक और बी रीड किया, ये तो हो गया, एक और बी रीड किया, फिर ए रीड किया, और हम यहाँ पे उसके बाद कुछ पुश नहीं करना चाहते, ये पुश करिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरह से आपके पास जो है वो 3 ए की जगह 3। अब हमारे पास कैरेक्टर खत्म हो गए। अब आप कह रहे हैं डॉलर रीड किया, डॉलर अगर रीड करें किसी लम्हे पे, वो कह रहा है किसी लम्हे, अगर अब स्टेट भी चेंज कर रहा हूं, डॉलर अगर रीड करें किसी लम्हे, तो बॉटम ऑफ द स्टैक में जेड नॉट होना चाहिए, है जेड नॉट। तो हम, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों आपस में इक्वलेंट है, बिल्कुल इक्वलेंट हुए, क्योंकि जितने थे उतने बी थे, तभी ये सिचुएशन आई है। तो फिर आप इसको फाइनल स्टेट पे भेजते हैं, दिस इज कॉल्ड फाइनल स्टेट। और अगर आप इस तरह कर जाते हैं तो आपकी मशीन वैलिड हो जाएगी और आपने वैलिडेट करा देंगे कि ये टोकन वैलिड है या नहीं।
आप एक भी गलत टोकन लेके इसको चला के दिखा दें, आपका ये मशीन नहीं चलेगी। समझ आ गई बात ये? अच्छा भाई यहाँ तक रखते हैं, मैं भी थक गया हूँ बहुत। तो हम बाकी मशीनें फौरन, क्योंकि एक बना दी ने मैंने, तो अगली दफ़ा मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फौरन फौरन हम मशीनें डिज़ाइन करके ट्यूरिंग मशीन पे जंप कर जाएंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह। एनी क्वेश्चन? नहीं सर, जज़ाकल्लाह सर, यहाँ भी स्टेक ओवरफ्लो ही हो रहा था अब। मैं भी बहुत थक गया यार असल में, कुछ और कॉपियाँ चेक कर रहा हूँ। अच्छा एक बात याद रखना, मैं अभी अटेंडेंस लेने के लिए कंप्यूटर पे नहीं बैठ रहा, मतलब नहीं ओपन कर रहा। आप मुझे काइंडली अपनी आईडी और नाम जो है ना व्हाट्सअप कर दें सारे स्टूडेंट, मैं किसी को अटेंडेंस लगा दूँगा। ठीक है थैंक सर? यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।